तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 239 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि मास्टर टियानजिन मर जाते हैं। मास्टर टियानजिन के मरने के बाद 10,000 वाबीस्ट एम्परर कहता है कि मेरे पास भी यहाँ पर बहुत ही कम अरसा बचा है, लगता है कि मैं भी बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ, लेकिन कम से कम यहाँ पर मेरे पास कोई तो है जो कि मुझे कंपनी करेगा दूसरी दुनिया में जाकर। के साथ ही नेक्स्ट सीन में फिर से थंडरबोल्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा लिंजी अपने असुरा को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता जा रहा है और उसके सेकंड मूव को मास्टर करने की कगार पर पहुंच चुका है। हमारा लिंजी कहता है यहाँ पर असुरा के सेकंड लेवल तक पहुंच चुका हूँ, यानी कि बहुत ही जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसको डिफाइंग द ह्यूमन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि रीबर्थ, यानी कि यहाँ पर मरने के बाद मैं दोबारा से रीबर्थ को हासिल कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर दूसरे लेवल को मास्टर कर लेता हूँ। इस तरह मेरे यहाँ पर बचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, साथ ही हमारा लिंजी यहाँ पर अपनी सेकंड स्टेप को कंप्लीट करने के बाद साथ ही अपने 3 टाइम की डेथ आर्ट को स्टार्ट करता है, जिससे यह है कि वो 3 बार मरने के बाद दोबारा से रीइंकार्नेट हो सकता है, दोबारा जिंदा हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा लिंजी वहाँ पर अपनी आंखें बंद करता है, जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर 1000 वाबीस्ट एम्परर का टाइम भी पूरा हो चुका है। वो कहता है लिंजी मेरा टाइम भी पूरा हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरा बदला ले सकते हो, तुम मेरा बदला लोगे। और टियानमो के ऊपर जो बास्टर्ड यानी कमीना जो ऊपर है, नीचे ये जो कमीना है यानी एम्परर बायलू है, इन दोनों से तुम मेरा बदला लोगे। साथ ही हमें बाहर का सीन भी दिखाते हैं। एम्परर जीजू कहता है एम्परर बायलू अब बताएं कि हमें क्या करना है। टियानजिन डाओराम के सभी क्रीचर्स को मार दिया गया है, उनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं बचा और वहाँ पर जितना भी खजाना था वो सारे का सारा हमने लूट लिया, हमने सब एक चीज ले ली है। तो उसकी बात तो यह है कि हम लोग फैंगजी डाओराम को नहीं बेच सके। उनके पास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड है जो कि 10 कलर की फायर के साथ एक्टिवेट की गई है, जिसको वहाँ पर बेदा नहीं जा सकता। हम सभी लोग मिलकर भी उसको ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए और उसके अंदर नहीं जा पाए। कैंगलिंग डाओराम के सभी लोग भी वहीं पर अपना लिए हुए हैं। एम्परर बायलू लोगों से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो 10 साल की डेडलाइन थी वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। 10 साल की डेडलाइन के खत्म होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर बैरियर टूट जाएगा और उसके बाद जो जिंगटियान खुद बहुत मर जाएगा। अगर वो नहीं मरता तो मैं खुद अंदर जाकर उसे मार डालूंगा। इसी के साथ उनके सामने जो शील्ड होती है, वैली ऑफ डिस्पेयर की जो शील्ड होती है वो टूट जाती है। उसके टूटने के साथ ही बायलू काफी खुश हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब 10,000 वाबीस्ट एम्परर तुम मर चुके हो। इन पर हमें अंदर का सीन भी दिखाते हैं। 10,000 वाबीस्ट एम्परर भी मर चुका है और इसी के साथ ही उसके साथ सिर्फ ग्रैनी बचती है। ग्रैनी कहती है तो यहाँ पर 20 बार एम्परर की एक जनरेशन यहाँ पर खत्म हो चुकी है। लिंजुई पता नहीं अब यहाँ पर कैसा होगा, बाकी सब कुछ लिंजुई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो वहाँ पर टाइम के ऊपर से बाहर निकलता है तो वो यहाँ पर मुझे बचा सकता है, वरना मैं भी यहाँ पर मरने वाली हूँ इन लोगों के हाथों से। सीन में हिमली ब्रिज का दिखाया जाता है, तो यहाँ पर टियानमो के दरमियान में और दूसरी दुनिया के दरमियान में यानी हिमली डाओ के दरमियान में एक हिमली ब्रिज है और उस ब्रिज के ऊपर एक गार्डियन खड़ा होता है। लिंजुई मरने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उस फ्लावर के ऊपर गिरता है। हिमली ब्रिज के ऊपर तभी जाया जा सकता है। तुम्हारा लिंजुई जैसे उस ब्रिज के ऊपर गिरता है तो जो गार्डियन होता है वो कहता है ये लड़का क्या ये मर गया है। इसके साथ ही वहाँ पर हमारा लिंजुई अपने सूरा को रिलीज करता है और वहाँ पर अपनी रीबर्थ करता है। तो जैसे ही वो सूरा को रिलीज करता है, गार्डियन कहता है ये तो अभी तक जिंदा है, इसको मरना होगा। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिंजुई के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा लिंजुई अपने सूरा के सेकंड स्टेप को यूज करते हुए अपने आप को रीबर्थ करवाता है। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि मेरी फर्स्ट रेजरेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गया और सामने की तरफ देखता और कहता है एक बार सुना था कि यहाँ पर हिमली ब्रिज के ऊपर एक गार्डियन है, लगता है कि वो गार्डियन तुम हो जो कि हिमली ब्रिज को यहाँ पर गार्ड कर रहे हो और तुम ही वो बंदे हो जो कि हमें यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने नहीं देते, यानी टियानमो के लोगों को पावरफुल नहीं बनने दे रहे। वो गार्डियन हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इस बारे में जान सको कि मैं कौन हूँ और तुम यहाँ पर हमारे सीक्रेट्स को नहीं जान सकते। तुम वो लड़के हो जिसके बॉडी के अंदर इस वक्त 3 एलिमेंट्स एक साथ पावरफुल होते जा रहे हैं और तुम्हारे जैसा एक 3 एलिमेंट वाला बंदा टियानमो में नहीं अपीयर हो सकता, तुम्हें मरना होगा। लिंजुई से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स को मास्टर किया हुआ है, तो इसकी वजह से तुम मुझे मारना चाहते हो। मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। गार्डियन उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा टियानमो यानी कि तुम लोगों का जो यूनिवर्स है वो हमारे मास्टर्स के लिए ग्रेवयार्ड की तरह है, पर तुम सभी लोग पैदा होते हो और पैदा होने के बाद तुम सभी लोग कल्टीवेट करते हो और एनर्जी को हासिल करते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हो। जब तुम लोग डाव की पीक पर पहुंच जाते हो उस वक्त तुम लोग मर जाते हो और हमारे मास्टर को वो सारी एनर्जी मिलती है ताकि हमारे मास्टर को यहाँ पर रीबर्थ की अपॉर्चुनिटी मिल सके। वजह से तुम्हारे टियानमो के यूनिवर्स के अंदर 3 एलिमेंट्स वाले किसी बंदे को पैदा होने की इजाजत नहीं है और ना ही वहाँ पर कल्टीवेट करने की इजाजत है। तुम्हारा लिंजुई की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है अपनी पिछली लाइफ में 1 लाख साल के रीइंकार्नेशन में जिस सीक्रेट को मैं नहीं जान पाया था वो ये सीक्रेट था। आज हिमली डाओ के लोग जो है ये हमें यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे, मुझे पता चल चुका है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर मास्टर टियानजिन की आत्मा पहुंच जाती है। मास्टर टियानजिन को अगर मार चुके हैं तो वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो वो उसे कहते हैं लिंजुई मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। लिंजुई कहता है लगता है कि जो मास्टर जैन कुई की एक्सटर्नल डाओ इंटेंशन है जो कि यहाँ पर हिमली ब्रिज के ऊपर छूट गई है। लिंजुई से कहता है कि मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर से खुद ही जा सकता हूँ, मुझे यहाँ पर से फाइट करने की भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही लिंजुई वहाँ पर अपनी सेकंड मौत को यूज करता है, यानी वो दूसरी बार वहाँ पर मरता है। जैसे वो वहाँ पर मरता है तो इसी के साथ एक और पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर गिर जाता है। लिंजुई के आसपास बहुत सारी डेथ की एनर्जी होती है। तो लिंजुई कहता है तो ये बहुत सारी डेथ एनर्जी है, यहाँ पर बहुत सारे बिलियंस ऑफ इंसानों की डेथ की एनर्जी है। कितनी सारी डेथ एनर्जी को मैं यूज करते हुए अपनी बॉडी को टेम्पर कर सकता हूँ। इस डेथ एनर्जी की मदद से मैं अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ। तो लिंजुई वहीं पर बैठे बैठे शूरा के सेकंड ह्यूमन डिफाइंग 7 स्टेप को यूज करते हुए लाइफ एंड डेथ आर्ट को अल्टरेट करने की कोशिश करता है। लिंजुई कहता है कि
कि मास्टर लू टियानजिन, आपकी टियानजिन राम के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। उन सभी की आत्मा की डेथ एनर्जी को मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ और उन सभी की डेथ एनर्जी को यूज करने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका बदला जरूर लूंगा। आपके टियानजिन डाओराम के जितने लोग मरे मैं उन सभी का बदला लूंगा। मा लिंजी वहीं पर खड़े खड़े फिर से ब्रेक थ्रू करता है और मा लिंजी कहता है मेरी यहाँ पर सेकंड लाइफ एंड डेथ आर्ट भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी सेकंड रिबर्थ का चांस भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस बचा है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। लिंजी कहता है क्या मुझे फेंगजी डाओराम में जाना चाहिए। वो कहता है नहीं, मैं फेंगजी डाओराम में नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर जाऊंगा तो आर्मी का मोरल खराब हो जाएगा। फिर वो कहता है क्या मैं कैंगलिंग डाओराम में जाऊँ। तो वो कहता है नहीं, मैं कैंगलिंग के पास भी नहीं जा सकता। मैं लिंजी कहता है चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी आंखें बंद करता हूँ और अपने हार्ट को फॉलो करता हूँ कि मेरा हार्ट मुझे कहाँ पर ले जाता है। तो मैं लिंजी वहीं पर फिर से पोर्टल के पास ही अपनी आंखें बंद करता है और वहाँ पर तीसरी बार मरता है। जैसे वो तीसरी बार मरता है के साथ ही में टियानमो के किन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जो कि टियानमो के कॉर्नर के ऊपर होता है। एक छोटा सा गाँव होता है जहाँ पर हमारी प्रिंसेस जीजी होने वाली है। तो प्रिंसेस जीजी के फादर उसे कहते हैं मुझे बताओ कि तुम जैन फैमिली के लड़के से शादी क्यों नहीं करना चाहती। तुम्हें पता है कि जैन काफी ज्यादा अच्छा लड़का है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है। दोनों फैमिलीज काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली है। अगर दोनों फैमिलीज यहाँ पर आपस में रिश्ते में बन जाती है तो हम दोनों फैमिलीज के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, दोनों फैमिलीज की पावर्स बढ़ेंगी। जीजी अपने फादर से कहती है फादर रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं किसी ऐसे बंदे से शादी नहीं कर सकती जिसे मैं पसंद नहीं करती, कोई ऐसा है जिसे मैं पसंद करती हूँ। फादर उसे कहते हैं तुम किसी को कैसे पसंद कर सकते हो। उसके साथ वाला एल्डर भी कहता है हाँ जीजी तुम ये क्या बकवास कर रही हो, अपनी सारी जिंदगी एक या दो बार यहाँ पर से बाहर निकली होगी, तुम घर से बाहर कभी गई नहीं, तो फिर तुम किसी लड़के को कैसे पसंद कर सकती हो। मुझे नहीं लगता कि तुम किसी लड़के को पसंद करती हो। फादर उसे कहते हैं बताओ कि वो लड़का कौन है। तो इसी के साथ ही जीजी उनसे कहती है मुझे नहीं पता, लास्ट टाइम जब मैं छोटी बच्ची थी उस वक्त भी मुझे महसूस हुआ था जैसे उस बंदे को मैंने देखा था, वो ब्रदर मेरे पास से गुजर कर गया था। सब कुछ 10 साल पहले हुआ था। और जीजी पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है फादर प्लीज मुझे फोर्स मत करें, मैं यंग मास्टर से शादी नहीं कर सकती। तो फादर उसे कहते हैं जीजी चलो फिर ठीक है, जबकि तुमने फैसला कर लिया है तो एक फादर होने के नाते मुझे यहाँ पर तुम्हारे फैसले की इज्जत करना होगी, ठीक है तुम्हारी शादी नहीं होगी। जबकि उसके साथ वाला एल्डर उसे कहता है मुझे इस बात का डर है कि जैन फैमिली के लोग इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, उनका यंग मास्टर तुम्हारी बेटी से प्यार करता है तो वो लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। जबकि जीजी वहाँ पर वापस की तरफ अपने रूम की तरफ जाती है और कहती है मैं क्या करूँ। जैन फैमिली के लोग इस बात के लिए काफी ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि मैं यंग मास्टर यहाँ से शादी नहीं कर रही, तो इसी वजह से वो गुस्सा हो जाएंगे और यहाँ पर जरूर आएंगे। जैसे वो अंदर आती है, अंदर आने के बाद वो देखती बहुत ज्यादा हैरान होती है, उसके बिस्तर के ऊपर लिंजी लेटा होता है। देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये तो वही ब्रदर है, ये तो वही ब्रदर है जिसके लिए मैं कुछ महसूस करती हूँ, लेकिन ये यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहा है। तो वो जल्दी से आगे बढ़ती है, लिंजी के पास जाती है और जाकर चेक करती है और कहती है इसकी बॉडी के अंदर से तो सांस ही नहीं आ रही, इसका मतलब यह है कि ये मर चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे रूम के अंदर कहाँ से आया, ये यहाँ पर मर कैसे गया। जैसे वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके करीब जाने लगती है, लेकिन वहाँ लिंजी के इर्द गिर्द एक शील्ड होती है। वो कहती है ये तो जिंदा है, यानी ये ब्रदर अभी तक जिंदा है, ये मरा नहीं है, यहाँ पर किसी स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक को यूज कर रहा है। तो वो साथ ही वहीं पर बैठ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे भूल चुके हो कि 10 साल पहले जब तुमने मुझे देखा होगा तब मैं एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन आज भी तुम मुझे अच्छी तरह से याद हो, तुम मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो क्योंकि तुम्हारी अपीयरेंस बिल्कुल भी नहीं चेंज हुई, तुम 10 साल गुजरने के बाद बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। ऐसे जीजी से कहती है बिग ब्रदर मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रही हूँ और 10 साल गुजरने के बाद भी अभी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 239 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।